तो चलिए बेटे, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या चीज है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब देखिए बेटे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पहले तो हम वो लिखते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारे पास बात है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है जी। और स्टेप नंबर 3 के अंदर अगर हम प्रोसेस में इसकी बात करें कि स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या काम करना चाहिए, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें क्या चीज करनी चाहिए, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है जी। तो देखिए बेटे बात, अब यहां पर हमारा ये प्रोसीजर है ऑर्गेनाइजिंग का। तो कहते हैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करना होगा। अगर आपको कहीं भी एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, और डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, और उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब क्या होता है बेटे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो देखिए बेटे, हमें सबसे पहले मान के चलिए अगर मेरे को ऑर्गेनाइजिंग करना है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर मेरे को ऑर्गेनाइज करना है हर चीज को, तो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, वर्क को पहचानूंगा कि मेरा वर्क करने वाला क्या है, मुझे क्या काम करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं आपको मैरिज सेरेमनी का एग्जांपल देता हूं, मैं इवेंट मैनेजर हूं, तो एक मैरिज सेरेमनी ऑर्गेनाइज करानी है, तो मुझे सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे वर्क क्या करना है। तो बीइंग अ इवेंट मैनेजर मैंने इस चीज को क्या आइडेंटिफाई किया कि मुझे एक मैरिज सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है। अब मैरिज सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कराना है, मैंने ऐसा एक आइडेंटिफाई तो कर लिया। आइडेंटिफाई करने के लिए अब मुझे वर्क को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए बेटे क्या चीज होती है, वर्क को डिवाइड करने का फायदा क्या होता है, सारा काम अगर हम एक साथ रख लेंगे तो उस काम को करने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सारा काम मान लीजिए आपने एक साथ कर लिया, एक साथ रख लिया, तो कौन सा काम किसने क्या किया, किधर किया, किसी को पता नहीं। कोई किसी काम को करने में एक्सपर्ट भी है कि नहीं। अब मेरे पास काम करवाने की एक टीम तो है, मेरे पास देखिए कैमरामैन भी है, मेरे पास कैटरिंग वाला भी है, मेरे पास डेकोरेशन वाला भी है, सारे लोग हैं मेरे पास काम करने वाले। लेकिन अब मैंने सबको बोल दिया, सारी टीम को मैंने बात बोल दिया, जिसको जो काम मिले वो कर लो, तो कोई भी काम कर लेगा। यानी डेकोरेशन करने वाले 2 लोग पहुंच जाएंगे, या कैटरिंग में डबल बार खाना बन जाएगा, तो वहां पर काम खराब हो जाएगा। तो हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो यह पहचानना है कि हमें काम क्या करना है। फिर दूसरी बात हमें यह चीज पहचाननी है कि जो काम जिसका है उसको वो डिवाइड करना है, यानी एक काम को टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। यानी मैरिज सेरेमनी की जो काम था उसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। टुकड़ों में किस तरह से डिवाइड किया, मैंने कहा ठीक है कैटरिंग का काम एक जना ले लो। अब कैटरिंग के अंदर भी बड़े सारे काम होते हैं अंदर, कि ठीक है कि कैटरिंग वाले का बंदे का एक हेड बना दिया मैंने, उसको बोला साहब ये कैटरिंग वाला बंदा है, अब इसको क्या काम करना है, इसको भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए मैंने, कि सब्जी लाने का काम किसी का कर दिया, इसके अंदर से मैंने ग्रोसरी लाने का काम किसी और का कर दिया। दूसरी बात, फिर उसके बाद मैंने ये बात बोल दिया कि जो मीठा बनेगा इसके अंदर जो मेन्यू सेट करना है उसका काम मैंने किसी और को दे दिया। उसी तरीके से डेकोरेशन के अंदर भी मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया वर्क को, यानी उस डेकोरेशन के काम को भी मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कैमरे के काम को भी मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। कैमरामैन को मैंने बात बोल दिया, कैमरामैन बोले साहब ड्रोन वाला काम ये पर्सन करेगा, जो ड्रोन से कैमरा से लेगा, जो नीचे अपने जो बैठ कर जब बारात आएगी उस टाइम पे जो कैमरामैन खड़ा होगा वो इधर खड़ा होगा। यानी अपनी टीम में भी मैंने अलग अलग पर्सन को डिसाइड कर दिया कि किस पर्सन को किधर किधर किस कौन कौन सी प्लेसेस के ऊपर रहना है। यानी एक पर्टिकुलर काम को भी मैंने अलग अलग डिवाइड किया, डिवीजन कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने वर्क को टास्क में। तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक ही काम को बार बार करके उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उस पर मुझे स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। मान के चलिए अगर कोई बंदा कोई पर्सन ऐसा है
जो सब्जी लाने में एक्सपर्ट है, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं इवेंट मैनेजर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कैटरिंग के काम के अंदर भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सब्जी लाने में एक्सपर्ट है, कि वो अच्छी सब्जियां लेकर आता है, तो वो काम उसी को ही दे दिया जाएगा कि वो जब रेगुलर सब्जियां लेकर आएगा तो वो उस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। यानी एक पर्सन जब किसी भी एक पर्टिकुलर काम को जब रेगुलर करता रहता है तो वो उस पर्टिकुलर काम को रेगुलर कर करके एक्सपर्ट हो जाता है। तो वर्क को डिवाइड करने में हमें इस चीज का बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन का। तो मैं समझता हूं कि यहां पर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए बेटे, बात करते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की। देखिए बेटे, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन दो तरीके से होता है, फंक्शनल और डिविजनल। मैं आपको फंक्शनल और डिविजनल दोनों बातें समझाऊंगा, आगे जाके आपके दोनों टॉपिक हैं ये। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब है फंक्शन के तौर पे अपने डिपार्टमेंट बना देना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी का काम परचेज का है तो वो परचेज डिपार्टमेंट आपने अलग बना दिया कि वो केवल परचेज ही करेगा, और आपने इसी तरीके से प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन ही करेगा, उसको किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला केवल फाइनेंस को देखेगा, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। और सेलिंग डिपार्टमेंट वाला केवल सेल करेगा, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से फायदा यह होता है कि जो जिसका काम होता है वो उसको उस काम के लिए परफेक्ट हो जाता है, और डिपार्टमेंट बनाने से वो पर्सन अपने डिपार्टमेंट की चीज देखता है और कोई चीजें नहीं देखता। अब हम बात करते हैं डिविजनल की। डिविजनल में क्या चीज होती है? मतलब आपको वो बताना चाहते हैं कि जो मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन को दो भागों में डिवाइड किया है उसमें डिविजनल बात बताई है, तो कहते हैं आप प्रोडक्ट वाइज डिवीजन कर दो। आप प्रोडक्ट वाइज डिवीजन कैसे कर दें? मान के चलिए कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही आप एग्जांपल ले लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना डिविजनल स्ट्रक्चर कैसे कर रखा है? उसने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अपना अलग बना रखा है, उसने अपना जो वेजिटेबल डिपार्टमेंट है वो अलग बना रखा है, जो वेजिटेबल बेचने वाला है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला, और पेट्रोल का डिवीजन उसने अपना एक अलग बना रखा है। तो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी परचेज डिपार्टमेंट होंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होगा। यानी वेजिटेबल में भी प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, फाइनेंस होगा, सेलिंग होगा, और पेट्रोल में भी प्रोडक्शन होगा, परचेजिंग होगा, फाइनेंस होगा और सेलिंग होगा। यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर डिविजनल वर्क, उसके अंदर हम क्या काम करते हैं? डिवीजन वाइज यानी प्रोडक्ट वाइज हम अपने डिपार्टमेंट बना दिया करते हैं, और उसके अंदर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स रख देते हैं। यानी परचेज डिपार्टमेंट सब में होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब में होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब में होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट भी सब में होगा। तो इस तरीके से आप अपने वर्क को डिपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर पर्सन अपने डिपार्टमेंट को देखते हुए काम करे, और ताकि स्पेशलाइजेशन को हम अचीव कर पाए। तो अब आती है बेटे बात असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की। अब ड्यूटीज देखिए, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमें काम क्या करना है। उसके बाद आपने क्या देखा कि आपने वर्क को डिवाइड किया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क स्टेप नंबर 1 में पूरा हुआ हमारा। अब उसके बाद हमने क्या काम देखा? हमने ये देखा कि हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करना चाहिए, वर्क को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देना चाहिए। अब वो चाहे फिर फंक्शनल वाइज हो या डिविजनल वाइज हो, यानी प्रोडक्ट वाइज। अब ये जब आपने वर्क को डिवाइड कर दिया, अब आप क्या काम करेंगे? ड्यूटीज असाइन करेंगे। ड्यूटीज असाइन करने का मतलब भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये पर्टिकुलर काम करना है, तेरे को वो पर्टिकुलर काम करना है। उससे फायदा ये होगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगा वर्क का। यानी अगर आपने मान लीजिए ड्यूटीज असाइन नहीं कि सबको बोल दिया कोई भी काम, सब जिस बंदे को जो काम मिले वो बंदा वो काम करे। अगर आप मान लीजिए सबको ये काम दे देते हैं कि जिसको जो काम मिलता है वो काम कर दे, तो उससे कोई भी बंदा कोई भी काम को उठा लेगा तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आप हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो जाए। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओवरलैपिंग का नुकसान होता है। अगर आपने किसी को ड्यूटी असाइन नहीं की, अगर आप इवेंट मैनेजर है और हो सकता है कि कैमरे का काम आप 2 लोगों को मिल जाए, 2 लोग उसको कैमरे के काम को करने लग जाए, ठीक है, रिकॉर्डिंग के काम को मे बी पॉसिबल, कैटरिंग के काम को 3 लोग करने लग जाए, डेकोरेशन के काम को 4 लोग करने लग जाए, यानी किसी को कोई काम नहीं मिल रहा, कोई भी किसी को भी काम को कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइजिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदे को उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ड्यूटी असाइन करे। क्योंकि जब आप वर्क को डिवाइड कर देते हैं और किसी को जब ड्यूटी असाइन करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो उस पर्टिकुलर काम को बार बार करके उस काम के अंदर परफेक्ट हो जाता है। तो परफेक्ट होता है तो उसके स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिलता है। अब देखिए बेटे, बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में, जब सब आपने ड्यूटी पे असाइन कर दी, सब कुछ कर दिया, तो अब बात आती है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की। अब एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से क्या मतलब है? वर्क तो आपने कर लिया, वर्क करने के बाद अब आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। जैसे क्या होता है इसके अंदर, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है,
तो अगर मान लो कल को सेल्स कम होती है, सेल्स अगर कम होती है तो परचेज डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबको आके क्या काम करना चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन को आके, जो हेड है इनके हेड को आके, यानी ये अपने हेड को बताएंगे और ये सारे हेड जो है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड आकर रिपोर्ट करेगा मेन हेड को। तो उससे क्या होता है कि जब सब मिलकर एक साथ रिपोर्ट करेंगे तो यहां पर इसको, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको एक बात पता लगेगी कि हमारी कंपनी प्रोग्रेस में जा रही है, प्रमोट हो रही है या डिमोट हो रही है। तो ये फायदा होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का। तो ऑर्गेनाइजिंग के चौथे स्टेप के अंदर हमको ये बात बताया गया कि हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एक प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये थे बेटे आपके ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि इस ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को आपको अच्छी तरीके से समझ में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।